नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए नए रास्ते बन रहे हैं। G4 देश, जिसमें भारत भी शुमार है, उन्होंने कहा है कि वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर तब तक वीटो का अधिकार नहीं होने के विकल्प के लिए भी तैयार हैं जब तक कि इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं हो जाता। G4 देशों के समूह में भारत के अलावा ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। 1945 में गठित सुरक्षा परिषद में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 5 स्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता है। आखिर क्या मायने होंगे अगर भारत इस प्रस्ताव को या इस बात को स्वीकार करता है कि बिना वीटो पावर के सदस्यता लेता है? क्या भारत को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? ये जानने की कोशिश करेंगे मेहमानों से। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। सुशांत सरीन है मेरे साथ, जो कि सामरिक मामलों के जानकार हैं। इसके अलावा यहाँ पर अनुराधा मित्र चिनॉय मेरे साथ मौजूद हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाती हैं JNU में, जानी मानी एक्सपर्ट हैं। पूर्व राजदूत नीरज श्रीवास्तव मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। सत्येंद्र रंजन, अगर आपके साथ मैं शुरुआत करूं कि बिना वीटो पावर के आखिर मायने क्या बचेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के? देखिए, ये एक बिग क्लाइम डाउन है। जो भारत का स्टैंड रहा है कि उन्हें सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, वो यह नहीं रहा है कि किसी भी तरह से मिल जानी चाहिए। वो स्टैंड यह रहा है कि हम एक दुनिया की आबादी के लिहाज से दूसरे बड़े देश हैं, एक सफल लोकतंत्र हैं, हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए हमारा अधिकार बनता है वहाँ होना। ये बात जब भी कही गई है तो इसके साथ ही एक न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की बात होती रही है। वीटो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यह तो एक लार्जर बहस का विषय है कि किसी के भी देश के पास वीटो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 1945 में जब UN बना था, तब जो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन था, तब के हालात अलग थे, अब हालात बदल चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके यह बात कहना कि हमें किसी भी तरह से सदस्यता मिल जाए, बिना वीटो का मिल जाए, ये मेरे ख्याल से एक बिग लेट डाउन है हम जैसे लोगों को, जो एक ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम में यकीन करते हैं जो जस्टिस पे बेस्ड हो। दूसरी चीज़ है कि मौजूदा समय में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब मल्टीलेटरल जो बॉडीज हैं उनका क्या भविष्य है, उनका क्या भूमिका भी आने वाले सालों में होने वाली है, ये हम लोग अभी इसको लेकर एश्योर्ड नहीं है। अभी एक हफ्ते पहले एक खबर फाइनेंशियल टाइम्स में छपी कि वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को अलग करने या उससे अलग तमाम तरह के व्यापारिक समझौते करने की तरफ के वो कैसे हो सकता है, इसके लिए उन्होंने अपने लोगों से कहा है विचार करने के लिए। ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं कि जो ट्रंप की नीतियां हैं वो मल्टीलैटरलिज्म में नहीं है, वो क्या है अभी समझना लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे समय में, जिस समय की मल्टीलैटरलिज्म पर जोर डालने की जरूरत है, आवश्यकता इस बात की है, इस बात को एम्फेसाइज करने की कि जो दुनिया का सिस्टम है वो एक व्यवस्था से चलनी चाहिए और वो व्यवस्था न्याय पे आधारित होनी चाहिए। इस बात पे जोर डालने के बजाय ये वकालत करना कि हमें किसी भी तरह से सदस्यता, लेकिन इसमें दलील दी जा रही है कि दरअसल ये सुधारों की दिशा में बढ़ता एक कदम है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जिन सुधारों की बार बार भारत बात करता रहा है बाकी देशों के अलावा, दरअसल उस सुधार की दिशा में एक कदम माना जाए। देखिए, ये सिर्फ स्टैंड बदल लेने से ये चीज हो जाएगी पहले, ये भी फिजिबल अभी निकट भविष्य में नहीं लगता है। इसमें अफ्रीका का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा ये पता नहीं है। ये जो 4 देश हैं, जर्मनी, जापान, ब्राजील और भारत, तो इसमें अगर जब कभी ये एक्सपेंशन होगा सिक्योरिटी काउंसिल का, क्या वो अफ्रीका को छोड़कर होगा? उसमें कोई साउथ अफ्रीका या किसी भी देश की जो 53 या 54 देशों का वो ब्लॉक है, उसको नज़रअंदाज करके होगा? ये सोचना मुश्किल लगता है। अगर ये UN में की जो भावना है, उसकी स्पिरिट जो है उसके तहत जाएगी, तो इसलिए ये तो एक संभव भी नहीं लगता है कि सिर्फ ये स्टैंड बदल लेने से ये चीज हो जाएगा। लेकिन जी सुशांत सरीन जी, आपका क्या मानना है इस मामले में कि भारत लगातार जो है ये कहता रहा कि दरअसल चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉबिंग करना हो, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर लॉबिंग करना हो, भारत हमेशा ये मानता रहा कि दरअसल वो हकदार है अब कि उसको मिलना चाहिए सुरक्षा परिषद की जो सदस्यता है। लेकिन बिना वीटो के इस सदस्यता के क्या मायने हैं? क्या ये भारत के अंदर जो है एक तरह की बेचैनी बताता है कि शायद वो इस बात का इंतजार नहीं कर रहा जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को रिकॉग्नाइज करे, मान्यता दे कि वाकई भारत को अब सदस्यता मिलनी चाहिए? ये एक तो हमारे को इस चीज पे
मेरे ख्याल हमारे को हकीकत पसंद होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में न्याय वाली कोई चीज नहीं होती। आपकी जितनी धौंस या आपकी जितनी कुव्वत है उस पे ऊपर चीजें निर्भर करती हैं। ये न्याय का फलसफा अच्छा है लेकिन ये हकीकत पसंद नहीं है। दूसरी चीज ये कि ये तो बात ठीक है कि एक लिहाज से लग रहा है कि एक क्लाइम डाउन है, लेकिन इसको एक कॉम्प्रोमाइज या एक प्रैग्मेटिक कदम के तौर पर देखा जा सकता है। मेरे ख्याल जो भारत के राजदूत ने वहां पर कहा है, जो पोजीशन रखी है वो ये है कि जो सदस्यता मिले G4 देशों को उसमें वीटो पावर के साथ मिले, लेकिन वीटो पावर का एक्सरसाइज जो है वो कुछ देर तक एक लिहाज से सस्पेंडेड रहेगा या वो एक्सरसाइज नहीं होगा जब तक कि उसका एक रिव्यू नहीं हो जाता, और उसके बाद बेशक वो दोबारा से आ जाएगा। अब उस पर हम लोग कुछ नुक्ताचीनी कर सकते हैं कि क्या हमारे को ये स्वीकार करना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरीके के हालात हैं विश्व में, ये तो बात दुरुस्त है कि जो चारों देश हैं इनके दावेदारी बड़ी तगड़ी है, क्योंकि अगर आप आर्थिक तौर पर देखें, आप जैसे कि पहले अर्ज किया कि इनका विश्व उसमें कितना योगदान है उस हिसाब से देखें, या आप जनसंख्या के हिसाब से देखें, तो तमाम देशों की एक लिहाज से दावेदारी जरूर बनती है। लेकिन दूसरी तरफ हमको ये भी पहचानना पड़ेगा कि जो P5 ऑलरेडी है, कोई भी मुल्क अपने जो अधिकार होते हैं, जो उनके पास सीमित होते हैं, उसको कभी भी बांटना नहीं चाहता। तो हमारे लिए जरूरी शायद ये भी है कि अगर हम एक बारी अंदर घुस जाते हैं तो उसके बाद एटलीस्ट हमारे को एक एंट्री तो मिल गई है, उसके बाद एक और नेगोशिएशन का प्रोसेस आगे चल के शुरू हो सकता है, लेकिन आपको एक परमानेंट मेंबरशिप मिल गई है, बेशक वीटो उस समय तक ना एक्सरसाइज हो रहा हो। दूसरी चीज, जहां पर वीटो का इस्तेमाल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन सुरक्षा परिषद में अगर आपकी सदस्यता स्थायी रूप पे हो जाती है तो बहुत सारी जो डिसीजंस होती हैं जिसमें वोटिंग होती है और एक आम राय बनाने की कोशिश की जाती है, उस पर भी आप असरअंदाज हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है कि अगर आप उसमें घुस जाए उसके बाद उस पर नेगोशिएशन हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट आपको एंट्री तो मिल गई, नहीं तो आप बाहर हैं, बाकी जो मर्जी बोलते रहिए, कौन सुन रहा है उस बात। जी हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है कि दूसरा नजरिया भी सामने पेश रख रहे हैं सुशांत सरीन, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ एम्बेसडर श्रीवास्तव की पहली बात तो अपनी राय बताइए कि क्या वाकई भारत के लिए ये कदम उठाना ठीक रहेगा कि बिना वीटो पावर के, क्योंकि काफी हद तक जो एक बड़ी तस्वीर हमारे सामने रखी जाती है कि सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब ही यही है कि वो ताकत पा जाना जिसमें आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी तय कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जिसका जिक्र किया कि एक न्यायपूर्ण समाज के लिए शायद कोई देश कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, और खासकर जब नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है तब भी ताकतें भी बदल रही हैं अब, कि क्या वाकई फंडामेंटली अगर देखा जाए सैद्धांतिक रूप से कि क्या किसी भी देश को इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो दूसरे देशों का भविष्य तय कर सके। तो क्या, पहली बात तो मुझे ये बताएं आपके, क्या आप भारत के इस कदम को सही समझते हैं, वीटो के बिना सदस्यता लेना, और दूसरी बात वीटो के अलावा भी क्या फायदे भारत को हासिल हो सकते हैं? देखिए, ये मैं समझता हूं कि ये एक सही कदम है इस माने में कि अगर ऐसा करने से भारत को सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती है तो ये एक तरीका है मेंबरशिप लेने का, क्योंकि सबसे एक जो मेंबरशिप में जो सबसे एक सेंसिटिव इशू है वो है वीटो का। वीटो के मामले पर जितने सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनकी बहुत डिफरेंट ओपिनियंस हैं, और कई मेंबर जो हैं यूएन के बड़े काफ़ी ज़्यादा तादाद में, वो तो ये वीटो चाहते ही नहीं है कि वीटो ना हो। तो भारत ने ये ट्राई करके देख लिया कि वीटो के साथ अंदर जाने की कोशिश करके देख ली, क्योंकि ये नई बात नहीं है, ये 20-25 साल से ये मामला चल रहा है, वो तो नहीं हुआ अभी तक। अब भारत ने ये एक्चुअली एक तरह की कॉम्प्रोमाइज़ है। मेरा लेकिन ये कहना है कि ये कॉम्प्रोमाइज करने का ये मतलब नहीं है कि भारत को मेंबरशिप मिल जाएगी, क्योंकि कई देश ऐसे हैं, करीब करीब इसको उनको कहा जाता है ये कॉफी क्लब देश हैं, उनकी सदस्यता करीब 50 की है, लेकिन उनका सपोर्ट 100 से ज्यादा कंट्रीज का है। उसमें इटली, पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज आगे हैं। वो देश तो एक्चुअली कहते हैं कि
परमानेंट मेंबरशिप होनी नहीं चाहिए, मतलब नए परमानेंट मेंबरशिप मत बनाइए, आप नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है उनकी आप तादाद बढ़ा दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि ये जो एक यूएफसी समूह की बात कर रहे हैं, यूएफसी ग्रुप की बात कर रहे हैं। हाँ, यूएफसी ग्रुप को उसको फॉर्मली Uniting यूएफसी for कहा जाता है, Consensus। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, लेकिन वो कॉफी क्लब जी। की तरह शुरू हुआ था 1995 में, इटालियन एम्बेसडर ने शुरू किया था उसको। तो प्रॉब्लम ये मकसद इसका ये है कि इन 5 समूहों की जो ताकत है उसे कहीं ना कहीं डाइल्यूट करना है डाइल्यूट कर, लेकिन या विस्तार करना है इसका। जी, मेरा कहना ये है कि बहुत से देश हैं, करीब करीब 100 देश हैं जो कि ये परमानेंट मेंबरशिप में इंक्रीज ही नहीं चाहते हैं। वीटो तो छोड़िए आप, वो परमानेंट, वो सिर्फ नॉन परमानेंट मेंबरशिप को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि उनको चांस मिल सके। तो मैं इस बात से, अगर आप मुझसे पूछे कि भारत के चांसेस क्या हैं ये करके मिलने के, तो मैं ये आपसे यही कहूंगा कि मैं ये नहीं समझता हूं कि ये करने से भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिल ही जाएगी। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि वीटो के साथ मिलना तो मुश्किल है ही, बिना वीटो के मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, जो कि जस्टिस और फेयरनेस वगैरह उसमें कहीं नहीं आते हैं। तो ये आदर्शवाद है क्या? वो सब नहीं, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सब तो नहीं। यूनाइटेड नेशन के मायने क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन के मायने क्या हुआ? क्योंकि उसके मायने तो यही थे यूनाइटेड नेशन के कि जहां जंग हो रही थी, जहां न्याय की हम बात कर रहे थे, वरना ऐसी बॉडी के मायने क्या है फिर? देखिए, वो तो पहले तो जब वो शुरू ही हुआ तो 5 मेंबर, परमानेंट मेंबर और वीटो, तो अगर आप सबकी इक्वालिटी की बात करते हैं तो शुरू ही हुआ एक इनइक्वालिटी के साथ। कहाँ है जस्ट इक्वालिटी, कहाँ है आपकी? तो यानी ये भी एक मान लिया जाए कि यूनाइटेड नेशन भी अपने आप में एक सत्ता का समूह ही है सिर्फ। यूनाइटेड नेशंस एक तरह का मिरर है जो कि रिफ्लेक्ट करता है बाहर पूरी दुनिया में जो पावर पॉलिटिक्स चल रही किसको है, कितनी ताकत मिली है, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। और यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबरशिप मिलने में के लिए 2 मेजर आपको ऑब्स्टेकल क्लियर करने होंगे। एक तो 2/3 जनरल असेंबली की मेंबरशिप उसके तरफ वोट करें, और दूसरा 5 परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के एग्री करें। उसमें से अगर एक मेंबर ने भी उसमें वीटो कर दिया तो आप कोई नहीं, वीटो के मायने ही जाहिर है। तो ये अभी बहुत दूर है भारत के लिए मेंबरशिप जो है, ये वीटो के बिना भी जो ये बात बढ़ी हुई है, मेरा ख्याल इससे नहीं मिलने वाली है भारत को मेंबरशिप। तो यानी दोनों तरफ से देखा जाए, जिसको सत्येंद्र रंजन ने कहा कि क्लाइम डाउन है, भारत जो है नीचे उतरा है, नीचे उतरने के बावजूद भी जो है बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है ऐसा होने जा रहा है। प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय, ये बताइए कि जो 5 देश हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की सत्ता पर ऐसा लगता है कब्जा कर रखा है, या अगर एम्बेसडर की बात मानी जाए तो एक तरह से एक आईना है कि दुनिया की पॉलिटिक्स में कौन देश कहाँ रखा है, यूनाइटेड नेशन की कुर्सियों से पता चलता है। इनको किस तरह से ये देख रहे हैं भारत के इस कदम को और बाकी जो 4 देश हैं G4 के इस कदम को? देखिए, ये तो जो 5 देश हैं इनके बीच में भी बहुत मतभेद हैं और शुरू से रहे हैं। एक तरफ कभी रूस और चीन, एक तरफ अमेरिका और बाकी दूसरे तरफ कभी रूस ने वीटो किया है। और ये वो जो उनके बीच में जो हेजेमनी है ये, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, और आई थिंक एम्बेसडर ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो दुनिया में पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रियलिटी है वो रिफ्लेक्ट करता है सिक्योरिटी काउंसिल में, खासकर वो बदलना नहीं चाहते। यदि इन 5 परमानेंट मेंबर से 2 कहेंगे कि हाँ हम भारत को सपोर्ट करेंगे या G4 के कोई भी कंट्री को सपोर्ट करेंगे, बाकी 2 वीटो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो क्लाइम डाउन है ये एक्चुअली एक नई नेगोशिएटिंग पोजीशन है। भारत ने इसका मतलब अपना जो नेगोशिएटिंग कर रहे हैं कि हम लोग को भी हमें सदस्य बनाए, वो उसमें बदलाव आ रहा है। लेकिन सिर्फ उससे करना बदलाव नहीं आ सकता, उनको एक बहुत बड़ा कंसेंसस बनाना होगा जिसमें सिर्फ ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हमारी मतलब हम लोग एक इमर्जिंग पावर है, अब एक पावरफुल नेशन है, उनको साथ ले जाना होगा अफ्रीका के देशों को, क्योंकि वो नहीं मानेंगे अगर उनका कोई सदस्य ना हो। अगर हमारा कोई समझौता और तनाव रहे पाकिस्तान और चीन के साथ, वो वीटो कर लेंगे। तो अगर नेगोशिएटिंग पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि ठीक है हम मतलब एक कदम आगे बढ़ेंगे अगर ये नॉन वीटो के साथ हम लोग बन जाए, पर उसके साथ और भी कई प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे एक और ये जो कॉफी क्लब वगैरह उससे और बढ़ के
सब देशों को साथ लेके किसी तरीके से रिफॉर्म, क्योंकि और बहुत भारत लोग के अलावा reform बाकी ब्राजील, जर्मनी और जापान, इनकी क्या स्थिति है? इनके जो चांसेस हैं वो कितने हैं? उनके भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ब्राजील फॉर एग्जांपल, वहां पे लैटिन अमेरिका में पहले एक स्थिति बन रही थी जहां पे वो कह रहे थे कि ठीक है ये लोग साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका को ब्राजील रिप्रेजेंट कर सकता है, पर लेकिन अब वहां भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, कभी वेनेजुएला, अर्जेंटीना वगैरह, तो कोई सहमति नहीं बन रही इन 4 देशों के लिए। और खासकर ये बहुत बड़ा गैप है कि इन 4 देशों में कोई अफ्रीकन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो आपका क्या मानना है? इप्सा, ब्रिक्स वगैरह, वहाँ सब सारे फोरम्स में, बहुत मल्टीलैटरल फोरम्स में यूएन रिफॉर्म की बात फिर से इनको रिवाइव करनी जरूरी है। और दूसरी बात, एक चीज जो मैं सुशांत सरीन से मतलब थोड़ा अलग है मेरा विचार, वो कह रहे उनका कहना है कि पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई लॉ जस्टिस है नहीं, पर ये पार्शियल व्यू है। कई चीजों में ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेड देख लीजिए, वहां तो इतने लॉज हैं, सारे देश मानते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रिप्स वगैरह में, तो कई चीजों में लॉ है और कई चीजों में नहीं है, और इसीलिए हमें बढ़ना चाहिए। और तीसरी बात और लास्ट मेरा ये पॉइंट है कि सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता में एक नॉर्मेटिव और मॉरल लेजिटिमेसी भी आ सकती है बिना वीटो के, कि आप वहां के बहस में हिस्सा लो, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरफ अपनी बात रखें, आप एक ब्रिज बने थर्ड वर्ल्ड और ये हेजेमोनिक कंट्रीज के, तो कई चीजें हो सकती तो हैं। यानी आप ये कह रही हैं कि बिना वीटो के भी, जिसकी संभावना भी कम नजर आ रही है, उस क्लाइम डाउन के बावजूद भी भारत को आगे बढ़ना चाहिए इस हाँ, कदम और के साथ। नेगोशिएटिंग पोजीशन कम से कम 3 मेहमान यहाँ पर ये कह रहे हैं। सत्येंद्र रंजन, लेकिन आपका व्यू जो है, आपका मत इस मामले में अलग है। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिसकी बात हो रही है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, जहां यूनाइटेड नेशन की खुद का जो अस्तित्व है, जो उसकी लेजिटिमेसी है या जो उसकी ताकत है, वो भी, उसको भी चुनौती मिल रही है। किस तरह से चुनौती मिल रही है? देखिए, मैं ये बात पे आने के पहले जो एम्बेसडर साहब ने जो कहा, उससे ये तो बहुत ही साफ है कि इस क्लाइम डाउन के बाद भी भारत को निकट भविष्य में सदस्यता नहीं मिलने जा रही है। जब उसके बाद भी सदस्यता नहीं मिलने जा रही है, और ये जाहिर है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी इसको समझते होंगे, तो जो चीज़ नहीं मिलने जा रही है उसके लिए एक अपने सैद्धांतिक जो आपका एक रुख रहा है, एक जो प्रिंसिपल बेस्ड आपका स्टैंड रहा है, उससे क्लाइम डाउन करने का क्या रैशनल है, उसका क्या औचित्य है, जिसके बाद भी आपको वो चीज नहीं मिलने। लेकिन प्रोफेसर साहिबा कह रही हैं कि वीटो के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां भारत एक नया किरदार अदा कर सकता है। वो कर सकता है अगर मिलेगा, अगर वो एंट्री मिलेगी पहले तब ना। जब जो अम्बेडकर साहब ने जो बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे ढंग से चीज को बताया कि वो इस परिस्थितियां ऐसी है, भारत आएगा तो भारत की प्रतिद्वंदिता चीन से है, पाकिस्तान से है, जर्मनी का इटली से है, लैटिन अमेरिका के बारे में प्रोफेसर अभी बोल रही थी कि वहाँ पर अर्जेंटीना, और अगर ब्राजील का दावा होता है तो अर्जेंटीना अपना दावा पेश करता है, और अफ्रीका को तो अभी हम लोग अभी इसमें बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी उलझी हुई हैं और ये इतना लंबा रास्ता है कि उसके बीच में हम लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते इस स्टैंड को बदलने के बाद भी कि ये निकट भविष्य में चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरी चीज़, वो ट्रंप वाली जो बात मैंने इसलिए कही थी कि इस समय मल्टीलैटरलिज्म का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वही खतरे में पड़ा हुआ है। ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरफ जाएगा, वो किस तरह के, जैसे WTO का मैंने एग्जांपल दिया, WTO एक रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरह से मेरे ख्याल से जस्टिस के सिद्धांत पर आधारित है। वहाँ एक देश भी फैसले को रोक सकता है, जो वो कंसेंसस से चलता है, वहाँ किसी को वीटो नहीं मिला हुआ है। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो है, तो जो संस्था न्याय के आधार पर चलती है, ट्रंप साहब उसमें अमेरिका को नहीं रखना चाहते हैं। ये बात इंटरनेशनल मीडिया में पूरी तरह से ये आ चुकी है। कहने का मतलब ये है कि जिस समय दुनिया का सबसे ताकतवर देश मल्टीलैटरलिज्म के रास्ते पर जितना भी वो चलता था पहले, उतना भी चलेगा या नहीं चलेगा, उस समय हम लोग को ये एक्सपेक्ट करना कि यूनाइटेड नेशंस के प्रति उसका कोई कमिटमेंट है और उसमें वो उसको डेमोक्रेटाइज करेगा, उसमें हम जैसे देशों को वो जगह देने का वो समर्थन करेगा, और उस समर्थन से कोई चीज बदल जाएगी, ये मेरे ख्याल से
ये चीज यथार्थ पे आधारित नहीं है। जी हाँ, सुशांत सरीन, मैं जाती हूँ, दो चीजों पे आप रोशनी डालें। पहली बात तो ये है कि जो G5 कंट्रीज की जो अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो इसको किस तरह से देख रही है। भारत और 3 अन्य देश जो हैं उनकी एक संभावित जो है वो एंट्री को लेकर वो इसे किस तरह से देखेंगे, वो क्यों चाहेंगे चाहे वीटो के साथ और वीटो के बिना ही ये पावर डाइल्यूट हो जाए। इसके अलावा जिस तरह से एम्बेसडर नीरज श्रीवास्तव ने यहाँ पर ये कहा कि उस सबके बावजूद भी भारत के अपनी आदर्शवादी स्थिति से नीचे उतरने के बावजूद भी ये कम से कम निकट भविष्य में इसकी कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है कि भारत को ये मेंबरशिप मिलेगी। मेरे ख्याल आपके दोनों सवाल जो हैं वो आपस में लिंक्ड हैं। एक तो मेरे ख्याल हमारे को एक चीज की वजाहत दोबारा से कर दे कि जो भारत ने अभी जो पोजीशन ली है, और प्रोफेसर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि एक नेगोशिएटिंग पोजीशन को थोड़ा सा तब्दील किया है, और वो नेगोशिएटिंग पोजीशन ये है कि सदस्यता वीटो के साथ ही मिले, लेकिन वीटो पावर को एक्सरसाइज कुछ समय तक के लिए ना किया जाए जब तक उस पर रिव्यू ना हो। तो मेरे ख्याल उसका मतलब बिल्कुल दूसरा है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे को परमानेंट सदस्यता दें बिना वीटो के। हम ये कह रहे हैं कि वीटो के साथ दें, लेकिन उसका वो जो वीटो पावर का एक्सरसाइज है वो कुछ समय के बाद होगा, एक रिव्यू के बाद। मेरे ख्याल ये क्लैरिटी जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि जहां तक, और वो एम्बेसडर साहब की भी बात ठीक है कि ये जो यूएन रिफॉर्म्स हैं ये अभी नहीं होने वाले। आप अफ्रीका के कोई 2 देश ले भी आए इस जो हमारा G4 है उसमें, तब भी शायद वो बात रजामंद उस पर लोग ना हो, क्योंकि अफ्रीका के अंदर अगर आप नाइजीरिया या आप साउथ अफ्रीका को लेते हैं तो ऊपर जो अरब मुमालिक हैं वहां पर से एक रेजिस्टेंस आएगी कि एक इस्लामी देश या एक अरब देश जो है उसकी भी सदस्यता हो, और वहां पर इजिप्ट की दावेदारी रहेगी। तो मेरे ख्याल उसमें भी एक कश्मकश चलेगी। दूसरी चीज ये है कि जहां तक जो P5 देश है उसमें भारत को जैसे लीजिए, चीन क्या भारत की सदस्यता पर रजामंदी जाहिर करेगा, या उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीन जापान की सदस्यता पर रजामंदी जाहिर करेगा? शायद नहीं करेगा। दूसरी चीज, क्या रूस जो है वो जर्मनी की सदस्यता पर रजामंदी करेगा, या ब्रिटेन और फ्रांस क्या जर्मनी की सदस्यता पर रजामंदी करेंगे? शायद नहीं। और क्या अमेरिका जो है वो ब्राजील की सदस्यता पे उस लिहाज से रजामंदी करेगा? उस पर भी एक सवालिया निशान है। तो मेरे ख्याल वो बहुत सारी पेचीदगियां जरूर रहेंगी, और शायद जो G4 का एक लिहाज से तो एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ये ग्रुप है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इकट्ठे इस पर लॉबी करते हैं तो शायद उसका आपको खामियाजा भी भरना पड़े, क्योंकि अगर G4 की सदस्यता आप इकट्ठे ठोकते हैं तो फिर चीन की उस पर एक रजामंदी नहीं होगी, रूस भी शायद उससे कन्नी काटे। तो मेरे ख्याल वो एक प्रॉब्लम जरूर रहेगी हमारे लिए। दूसरी चीज ये है, जी माफ कीजिएगा, समय नहीं मेरे पास, मैं 2 मेहमानों से बहुत आखिर में संक्षेप में बात करना चाहती हूँ, माफ कीजिएगा। आगे का रास्ता अब क्या होना चाहिए? मुझे लगता है आगे का रास्ता, जो हमने एक बहुत मॉरल स्टैंड लिया था यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स का, जिसमें डेमोक्रेटाइजेशन और इंटरनेशनल लॉ, और उसमें इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स लिखी थी, और तो मुझे लगता है वो हमें आगे करना चाहिए। और जो सिक्योरिटी काउंसिल का है, मुझे लगता है कि G4 के अलावा, क्योंकि वो तो बहुत लिमिटेड है, और बड़ी ग्रुपिंग्स बनानी चाहिए जिसमें एक कंसेंसस आए, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स भी जरूरी हैं और भारत की सदस्यता भी। जी, लास्ट वर्ड। देखिए, 2 चीज मैं बताना चाहूंगा। अभी कुछ रिसेंट पास्ट में, कुछ महीनों पर, कुछ सालों पहले ही भारत ने कोशिश की कि जनरल असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी से एक ये ऐसा नेगोशिएटिंग टेक्स्ट अप्रूव करा ले जिसको कि आगे बढ़ाया जा सके। ये पता पड़ा कि 2/3 मेजॉरिटी इज नॉट अवेलेबल। 2/3 मेजॉरिटी अभी जनरल असेंबली में भी नहीं अवेलेबल है फॉर नेगोशिएटिंग टेक्स्ट। तो आप सिक्योरिटी काउंसिल तक तो पहुंचे नहीं जा रहे हैं। अगर बाय चांस आपने वो 2/3 ले भी ली और आप सिक्योरिटी काउंसिल में गए तो चाइना जो है वो इंडिया के मेंबरशिप को वीटो कर देगा। दिस इज माय असेसमेंट।
सो दैट्स वेयर वी आर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो Yes. साफ तौर पे आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो भी कितनी जटिल है। अपने आप में अलग अलग देश एक जो है मोहरों की तरह शतरंज के किस तरह से आपस में लगे हुए हैं और कौन किसको मात देता है, काफी हद तक इस पे ये निर्भर करता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें भारत की और अन्य देशों की क्या स्थिति होगी। आगे देखना होगा कि वाकई इसको किस तरह से बाकी देश लेते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।